वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था अलग अलग मेथड्स ऑफ सोशल वर्क को लेके, मतलब सोशल वर्क में क्या क्या मेथड्स है, वो किस तरीके से यूज़ होता है, प्रैक्टिकली उसका यूजेस क्या है। अब आज जो हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, आज जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे वो और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क। अब सोशल वर्क का प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब हम लोग जब कभी भी जो हम लोगों ने 6 मेथड्स पढ़ लिए, समझ लिए, लेकिन उस मेथड्स को अप्लाई करने के लिए, कोई भी सोशल वर्क में काम करने के लिए हमें जब भी कोई भी चीज़ को इनिशिएट करना होता है तो हमारे माइंड में क्या फ्रेमिंग होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि प्रिंसिपल होता क्या है, प्रिंसिपल को क्यों पढ़ा जाए और प्रिंसिपल का इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे स्टडी में। देखिए, जो प्रिंसिपल है ये लगभग हमारे जो सोशल वर्क के जितने भी आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, जो लोग एमएसडब्ल्यू से हैं, उन लोगों के एकदम स्टडी टॉपिक में शुरुआती तौर में ही आपको मिल जाएगा। और जो लोग नेट सेट के लिए आप लोग देख रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए देख रहे हैं या रेट एग्ज़ाम निकालने के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के भी सिलेबस में सोशल वर्क का प्रिंसिपल यूनिट 1 में रहता है। तो दोनों ही कैटेगरी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क से एमएसडब्ल्यू में सवाल आता है, बड़ा सवाल आता है, और जो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे आपका सवाल का आंसर बनने में आपको मदद आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान लगा के समझते जाइए। और हम आशा रखते हैं कि वीडियो के अंत तक आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद, यहाँ पूरा वीडियो सुनने के बाद आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आपका स्टडी टॉपिक। आपको वादा करता हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क को। जैसा कि मैंने बताया था एकदम शुरुआत में कि प्रिंसिपल क्या होता है और हम क्यों इसको पढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, प्रिंसिपल जो होता है वो है कोई भी टास्क को फुलफिल करने के लिए उसका प्रिंसिपल, उसका फ्रेमवर्क होता है, उसका एप्लीकेशन का एक प्रोसेस का गाइडलाइन होता है। इसी तरीके से जब हम सोशल वर्क का बात करते हैं तो सोशल वर्क में भी जब हम सोशल वर्क करते हैं तो सोशल वर्क प्रिंसिपल सोशल वर्क का एक गाइडलाइन होता है। इसका मतलब होता है कि एक सोशल वर्क के पास क्या डूज है और क्या डोंट है वो समझ में आता है, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ में आता है। दूसरी चीज़, इसको हम एक बोल सकते हैं कि सोशल वर्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसको फॉलो करेंगे तब भी हमारा सोशल वर्क प्रॉपर तरीके से हो सकता है। मतलब हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम लाने का सोच रहे हैं, जो इम्पैक्ट लाने का सोच रहे हैं हमारे सोशल वर्क के माध्यम से, वो फुलफिल तब हो पाएगा जब हम इसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। इसका जो जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझ पाएंगे और उसका जिस्ट समझ के हम लोग जब काम करेंगे, प्रैक्टिकली उसको जब हम अप्लाई करेंगे फील्ड में, तभी हमें हमारा जो काम है वो प्रॉपर हो पाएगा, सोशल वर्क मीनिंगफुल हो पाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क जो जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक ही एक वर्क को, एक नॉर्मल सोशल सर्विस और सोशल वर्क में डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब हम लास्ट डे जब हम पढ़े थे तो हम बात कर रहे थे कि बहुत तरीके का मिसकॉन्सेप्शन है हमारे सोशल वर्क के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल वर्क का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उस मिसकॉन्सेप्शन को भी हम अवॉइड कर पाते हैं और आप डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं कि एक सोशल सर्विस और सोशल वर्क के माध्यम से। ठीक है, तो ये है। अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, समझते हैं डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। तो देखिए, यहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स का बात हम लोग किए हैं और ये 7 ही प्रिंसिपल है जो आपको
अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो ये 7 प्रिंसिपल आपके पास है जिसको हम 1 बाय 1 समझ लेंगे और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लाइक के माध्यम से हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है। अभी नहीं करना है तो बाद में कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। और बाद में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि आपका कमेंट अपकमिंग डे में फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखिए हम जो शब्द है एक्सेप्टेंस इसको पहले समझ लेते हैं और फिर इसका अप्लाई समझते हैं सोशल वर्क में कैसे होता है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, मानना, है ना। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस में क्या आता है? देखिए आप जब सोशल वर्क करते हैं तो आप या तो कोई इंडिविजुअल के साथ मतलब क्लाइंट मतलब केस के साथ, या तो कोई ग्रुप के साथ मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, या तो कोई आप कम्युनिटी के साथ करते हैं। तो लगभग हमारे पास ये 3 ही चीज़ होता है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं सोशल वर्क में। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो इंसान कोई अगर इंडिविजुअल है, ग्रुप है, कम्युनिटी है, जिनके साथ आपको सोशल वर्क करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको हेल्प प्रोवाइड करना है, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना है, उनके साथ जब आप काम करेंगे तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये एक्सेप्ट होता क्या चीज़ है और इतना क्यों ये इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हर सोशल वर्कर उसका एक अपब्रिंगिंग होता है, उसका एक अपना सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या है? जो हम लोग एकदम छोटे से बड़े होते हैं तो उसके जो उसका जो प्रोसेस है, उसमें जो हमारा लर्निंग है, उसमें जो हमारा पीयर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, उसका उसका इन्फ्लुएंस है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, माता पिता का इन्वॉल्वमेंट, उसके माध्यम से हम बड़े होते हैं। तो हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस शुरू बनता है और अपना एक रुचि बोध बनता है, मतलब हम किससे दोस्ती करें, किससे नहीं करें, किस तरीके का इंसान को हम अच्छा इंसान समझे और किस तरीके का इंसान को हम नहीं अच्छा इंसान समझे, किसको हम अपने साथ जुड़े और किसको हम अवॉइड करें, ये सारे चीज़ हमारे साथ बनता है। अब कोई सोशल वर्क तो भगवान है नहीं कि रातों रात हम सोशल वर्क पढ़ लिए और अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लिए, तो नहीं हो सकता। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने के लिए बताया भी नहीं गया है, सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। और कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना इतना आसान काम भी नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आप जब सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे धीरे 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 उस तरीके से आपका माइंडसेट, आपका मेंटालिटी बन जाएगा। तो जब आप एक्सेप्टेंस का बात करते हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका जो पर्सनल बिहेवियर है, आपका जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, आपका जो पर्सनल एक्सेप्टेंस थॉट है कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं, किसको अपने साथ जोड़ूं और किसको अपने साथ ना जोड़ूं, ये सारे चीज आपको अवॉइड करना है। और आपके पास जो भी इंसान आ रहा है आपके आपके साथ उसका उनका थॉट प्रोसेस मिले या ना मिले, आपका रुचि बोध में वो मिले या ना मिले, आपके मन से उनको एक्सेप्ट करना हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, हेजिटेट हो, ऐसा अगर आपको फीलिंग है तो उसको आपको साइड में रखना है और आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। प्रोफेशनली कैसा बिहेव करना है? एक्सेप्टेंस के साथ। मतलब आप उस इंसान को, उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे और उनको वही ट्रीटमेंट देंगे
जो आपका ट्रेनिंग हुआ है, जो आप सीख के आए हैं सोशल वर्क में, ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और सॉल्व कौन करेगा? आप नहीं करेंगे आप सॉल्व, आप उनको कैपेबल बनाएंगे सॉल्व, वो खुद ही करेंगे। तो हम सेल्फ डिटर्मिनेशन में भी आएंगे, तब हम बताएंगे और डिटेल। तो एक्सेप्टेंस क्या है, मुझे लगता है समझ में आ गया कि कोई भी इंसान आए, इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी, उनको हमें एक्सेप्ट करना है और उनको वही सर्विस प्रोवाइड करना है, उनको वही बिहेवियर आपको देना है जो आपको बाकी सबको आपको देना है। सब नॉर्मल बिहेवियर है, सबको एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जब होता है, देखिए हम थोड़ी देर पहले एक वर्ड को बताए थे जो है सोशलाइजेशन, और उसमें भी लाइजेशन शब्द है, और यहाँ भी एक लाइजेशन शब्द है, इंडिविजुअलाइजेशन। अब देखिए सोशलाइजेशन में क्या है, सोशल प्लस लाइजेशन, मतलब हम किस तरीके से सोशली डेवलप होते हैं। और अब जब बात करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, तो हम किस तरीके से एक इंसान को सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें। अब इंडिविजुअल को के तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल जो शब्द है, इंडिविजुअल देखिए यहाँ तक, इंडिविजुअल जो शब्द है, इंडिविजुअल जो शब्द है उसका मतलब ये निकलता है कि हर इंसान इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस है, एक नज़रिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बाकी किसी से नहीं मैच करता। समझिए बात को, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब है जो मेरे पास जो भी चीज़ है वो दूसरे इंसान के साथ एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं होता है, वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? वो है इंडिविजुअलाइजेशन। अब देखिए, जब मेरे थॉट प्रोसेस अलग है, मैं इंसान खुद एक दूसरे इंसान से अलग हूं, तो मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो क्वेरीज है, मेरा जो सवाल है, मेरा जो इश्यूज है, वो दूसरे से अलग होगा। होगा कि नहीं? तो जब मेरा प्रॉब्लम अलग होगा तो मेरा सल्यूशन भी अलग होगा। तो सोशल वर्कर का यहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन हमें ये रियलाइज करवाता है, ये गाइडलाइन देते हैं कि हर इंसान को हमें अलग से ट्रीट करना है। ये कोई भी इंसान भीड़ नहीं है कि हम कोई एक पर्सन का केस देख लिए, उसका इशू, और कोई दूसरा एक इंडिविजुअल है, उनका प्रॉब्लम सिमिलर है, सिमिलर नॉट सेम, आसपास है, तो हम उनको सेम जैसा ट्रीटमेंट देना चालू कर दिए, या सेम उनको हम इन्वॉल्वमेंट देना चालू कर दिए। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का इशू अलग होता है, हर इंसान का सल्यूशन भी अलग होता है। तो हर इंसान को पहले झांकना पड़ेगा और आपको जीरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। आपका प्री कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया एक्सेप्टेंस के माध्यम से कि आप उनके लिए कोई भी प्री थॉट लेके नहीं आएंगे, आप उनको एक इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, उनका इशू को समझेंगे, उनका प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उनको कुछ मेथड्स, उनको कुछ टास्क, उनको कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट आप देंगे ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, वो खुद कैपेबल हो पाए कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन, जिसमें हम एक हर इंसान को यूनिक समझते हैं, और ऐसा यूनिक समझते हैं कि अगर कोई इंसान सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सेम बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, इवन ट्विन है, तब भी हम उनको अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। आपको समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रिंसिपल अभी तक हमारा हो गया, अब है तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे और आप मेरा बात अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? आपका पढ़ाई जहाँ था वहीं रह जाएगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। आप मेरा वीडियो देख लिए, मेरा व्यूज़ बढ़ गया, है ना, लेकिन
आपको कुछ काम नहीं हुआ। काम कब होगा? जब मेरा बात आप तक पहुंचेगा और आप समझेंगे, बात को समझेंगे, आप रियलाइज कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको उसमें कुछ बदलाव दिखेगा। मतलब जो आपको पहले जो आपका नॉलेज था उसमें थोड़ा ग्रोथ हो गया, तो आपको फायदा आएगा। तो कम्युनिकेशन वही प्रोसेस है जिसमें एक जगह से, एक चैनल से दूसरे चैनल तक हमारा बात पहुंचता है। अब ये सिर्फ क्या बात से पहुंचता है कम्युनिकेशन? नहीं जी, ये रिटन फॉर्म में भी पहुंच सकता है। मतलब कोई लिख के बता सकता है, या बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं काइनेसिस प्रोसेस, काइनेसिस लैंग्वेज, वो भी हो सकता है ना। तो ये बहुत तरीके का हमारा लैंग्वेज होता है जिसमें वर्बल, रिटन और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो एंड टू एंड ट्रांसपेरेंट हो, मतलब समझ में आए दोनों व्यक्ति को, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। अब देखिए ये सोशल वर्क में क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है। आपके पास कोई क्लाइंट आए, मान के चलिए क्लाइंट का नाम ए है और आप है बी, ठीक है जी, है ना। तो ए और बी, अभी आप बात जो कर रहे हैं, आपका, फिर मैं बात दोहराऊंगा कि आपका सोशलाइजेशन अलग हुआ है। हो सकता है कि आप मान के चलिए बहुत ही एलिट इंग्लिश मीडियम स्कूल से आप पढ़े हुए हैं, है ना, और आपका जो क्लाइंट है वो गांव का है, उनको हिंदी के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या उनका लोकल लैंग्वेज के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको आती तो है लेकिन आपको सही तरीके से नहीं आती है। मतलब आपको आपको कुछ वोकेबुलरी इशू है, या आपको शॉर्टेज ऑफ लैंग्वेज है, उसमें आप पूरा नहीं बात कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बीच बीच में अपना आप वर्ड डाल रहे हैं, अपना इंग्लिश का वर्ड डाल रहे हैं, जिस जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, है ना, बीच बीच में मैं हिंदी डाल रहा हूँ, इंग्लिश डाल रहा हूँ, जो एक शब्द है, जो वर्ड, ये इटसेल्फ एक इंग्लिश शब्द है। लेकिन क्या है कि मुझे पता है मेरा जो सुनने वाला है वो कैसा है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है या कर रहे हैं, तो उनका लेवल क्या है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लूँ तो चलेगा, आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप अगर गांव में कहीं पर आप सोशल वर्क कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज ऐसा है कि आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा है, उनको समझ में आ रहा है लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन इशू आ गया। ठीक है जी। तो जब हम लोग गांव में हैं, जो एनवायरनमेंट है वो सूट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जगह छोड़ के उनके जगह आना पड़ेगा। घर नहीं छोड़ना है, स्टेटस छोड़ना है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको उन इंसान के साथ, वो इंडिविजुअल के साथ काम करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उनके हिसाब से लैंग्वेज आपको बोलना पड़ेगा। या तो बीच में किसी इंसान को रखना पड़ेगा जो आपके बात को ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन वो भी एथिकली राइट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाएगा, उसमें आपको कंसेंट भरवाना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कितना वहां पर मेहनत करना पड़ेगा, मुझे वो चीज समझना पड़ेगा। सेकंड, जब आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है सारे चीज वो वर्बली आपको एक्सप्रेस ना कर पाए, तो आपको बॉडी लैंग्वेज का इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ताकि आपके पास जो रिकॉर्ड है, आपके पास जो नॉलेज है उसके बारे में, वो क्लियर हो पाए। जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं डीपली, आप तब तक उनको सोल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको आप हेल्प कर ही नहीं पाएंगे ताकि वो उस प्रॉब्लम से डील कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल वर्कर के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? अब देखिए, मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि आपके पास कोई एक कैंडिडेट आते हैं जो
टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद उनको क्या सब्जेक्ट लेना है उसके बारे में कंफ्यूज है। तो आपने उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लिए और फिर आप उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए। एक जगह ऐसा होता है कि आपने डिटेल समझ लिए और आपको लग रहा है कि इनके लिए, इस कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलरली आर्ट्स बहुत बहुत मायने रखेगा, ये आर्ट्स में अच्छा काम कर लेगा, तो आपने सजेस्ट कर दिया आर्ट्स। ये हो सकता है कोई दूसरे कैटेगरी का काउंसलर कर सके, लेकिन आप सोशल वर्क फील्ड में अगर हैं और आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये टेक्टिस गलत है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर सब्जेक्ट को समझाना पड़ेगा। उनका जो भी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, आपको आर्ट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना है, कॉमर्स के बारे में भी इन्फॉर्म करना है, साइंस के बारे में भी इन्फॉर्म करना है। अब उनको ये छोड़ देना है कि आप ये समझने के बाद मेरे को बताइए कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा भा रहा है, आप कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने लेवल का, मतलब जिस तरीके का प्रॉब्लम से हम लोग डील करते हैं नॉर्मली। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया हुआ था जिसमें एक लड़की है जिनका शौक है कि मैं हाउसवाइफ रहूँगा। देखिए, आज के दिन में ऐसा, मतलब जो सोसाइटी हम लोग बना लिए हैं उसमें हम लोग क्या बिल्ड करते हैं कि जो लड़की पढ़ी लिखे हैं तो उनको नौकरी करना ही चाहिए। अब एक लड़की आई मेरे पास जो पढ़ी लिखी तो है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, लेकिन उनका ये थॉट है कि मैं हाउस वाइफ ही बनूंगा। अब देखिए, क्या मैं उनको ये सजेस्ट करूं कि नहीं जी हाउस वाइफ नहीं बनना है, बाकी लोग ऐसे चल रहे हैं आप भी ऐसे चलिए। मैं उनको दोनों तरफ का चीज़ों के बारे में अवेयर किया कि जो हाउसवाइफ होते हैं उनका क्या एडवांटेज होता है, ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज होता है, और जो लोग पैसा कमाते हैं नौकरी करते हैं उनका क्या एडवांटेज है और उनको क्या डिसएडवांटेज है। ये दोनों चीज़ के बारे में बता के फिर मैंने उनको उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप देखिए कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए। उनका शादी होने वाला था तो उनको ये लग रहा था कि क्या मुझे नौकरी ही करना चाहिए अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, बाकी मेरे जो दोस्त कर रहे हैं उस तरीके से, या मुझे हाउस वाइफ ही रहना चाहिए, मतलब मैं हाउस वाइफ बनना चाहता हूँ तो उसमें क्या है। तो इस तरीके का क्लाइंट आ जाते हैं कभी कभी। तो अब देखिए, ये मैं आपको एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल दिया, मैं नाम नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करेगा, अभी आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके का ये हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब आपको अवेयर करना पड़ेगा दोनों, आपको दोनों पक्ष के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन आपको उनके ही हाथ में छोड़ देना है कि अल्टीमेट डिसीजन वो खुद लेंगे। ठीक है, अब देखिए आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये होता है कि जब आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप सोशल वर्कर हैं, क्लाइंट के साथ आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, रैपो बिल्ड कर रहे हैं। रैपो एक टेक्निकल टर्म है जिसमें हम रिलेशन बिल्ड करने को रैपो बोलते हैं। ठीक है, रैपो बिल्ड करते हैं तो उस टाइम आपके पास जो इंफॉर्मेशन आया क्लाइंट के साइड से, आप वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, अपना प्रॉब्लम के बारे में, अपने कमियां के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप और आपके क्लाइंट, मतलब मान के चलिए ये आप हैं और ये आपका क्लाइंट है, तो आप दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं आना चाहिए। अब एक देखिए, जब केस वर्क करेंगे तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम होता है जिसमें आप लिख के रिकॉर्ड करके या कुछ करके आपको रखना चाहिए होता है। तो क्या आप वो रिकॉर्डिंग दूसरे किसी पर्सन को आप हैंड ओवर कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ के रख दिया, आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों। ठीक है, अब तीसरा चीज़ ये होता है कि जो भी चीज़ आपके पास पहुंचा उसको लेके उसको आप और जो सामने वाला पर्सन है उनको रियलाइज होना चाहिए कि ये आप और उनके बीच में ही रहेगा, तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कभी कभी हम लोगों को एक चीज़ करना पड़ता है जिसमें होता है केस स्टडी रिपोर्ट,
जब आप लोग सोशल वर्क कोई एजेंसी के अंडर काम करेंगे, एनजीओ के अंडर काम करेंगे, तो वहाँ पर केस स्टडी रिपोर्ट लिखना होता है, सक्सेस स्टोरी रिपोर्ट लिखना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेवलपमेंट हुआ। उस टाइम आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या इंटरवेंशन हुआ, लेकिन आप उसमें भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अवॉइड करेंगे। आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने पास ही रखना होता है। सेकंड, जब आप उस सेम नाम को अलाउ करेंगे बाहर, तो अगर जो आपका क्लाइंट है या जो इंडिविजुअल है, जो बेनिफिशियरी है, उनके बारे में लिख रहे हैं, अगर वो माइनर है तो उनके गार्जियन से आपको परमिशन करवाना पड़ेगा, और अगर मेजर है तो उनसे खुद परमिशन करवाना पड़ेगा रिटर्न फॉर्म में कि आप ये परमिट कर रहे हैं कि आपके नाम से ही मैं ये केस स्टडी लिखूं, और नहीं तो आपको एनोनिमस लिखना पड़ेगा, कोई नाम चेंज कर देना पड़ेगा। इस तरीके से भी होता है। तो आप लोग थोड़ा अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत डिटेल में चला गया, इतना आपको ज़रूरी नहीं है। जब आप लोग काम करेंगे तब आपको समझना चाहिए वो सारी चीज़। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी डोंट जज, ठीक है। तो आप ऐसे भी मार्केट में बहुत सारी ये जजमेंट के ऊपर बहुत सारे मीम बना हुआ है, आपको मिल जाएगा फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आता ही होगा, आप लोग को तो काफ़ी आता होगा मीम, आप लोग जानते हैं। सो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड ये होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आए, या आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं, या कोई आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होना चाहिए। मतलब आप उनको जज नहीं करेंगे। मान के चलिए कि आपको कोई क्रिमिनल ग्रुप के अंदर काम डाल दिया, आपका काम ऐसा जगह है जहाँ पर कोई जेल है या कोई रिकवरी सेंटर है, है ना, लोग होते हैं ना दारू वारू पीते हैं, उनको वहाँ पर संशोधन किया जाता है, तो संशोधनागार बोला जाता है उनको, वहाँ पर आपको दे दिया, तो क्या आप करेंगे कि अरे भाई तुमने ही गलती किया, तुम तो क्रिमिनल हो। ऐसा नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा आपको। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल है, इन्होंने अगर क्राइम कर लिया, अगर प्रूव्ड है तो आप क्राइम कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके जर्नी क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, और ये अभी क्या मेंटालिटी रखता है, वो अगर गलती से हुआ है तो वो आपको पता करना है। तो ये सारे चीज़, मतलब आपको अगर सोशल वर्क करना है तो आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। आप किसी भी इंसान, किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर आप प्रीवियस कोई थॉट लेके आप उनके पास ना ही जाए तो बेहतर है। तो ये प्रिंसिपल का नाम है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ठीक है। अब होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप के साथ या कम्युनिटी, उनके साथ आप जब रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अब इंसान, सब लोग इंसान हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाएगा। लेकिन जब आप सोशल वर्कर हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट कैसा होगा? प्रोफेशनली होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा। आप बहुत ज़्यादा घुल नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं रहेंगे। अगर आपको इमोशनली अटैचमेंट रहेगा ही नहीं तो अगला बंदा भी समझ जाएगा कि इनको कोई आता जाता नहीं है, बस काम करेगा घर चला जाएगा, तो मैं क्यों बताऊं अपने बारे में, है ना। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं मान के चलिए एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अगर आपके पास आया, कोई आपसे बात कर रहे हैं, करते करते उनका लाइफ का बड़ा क्रूशियल कोई सिचुएशन, कोई ट्रेजेडी हो गया, उसके बारे में बताए और वो खुद रोने लगे, तो क्या आपको भी उस इंसान से बड़ा लगाव हो गया है, दोस्ती हो गया है, लेकिन आप रो पड़े, तो क्या हो गया? आप फिर वीक बन गए। वो बंदा आपको कॉन्फिडेंट नहीं लेगा, आपको आपके ऊपर जो भरोसा है वो टूट जाएगा। सोचेगा अरे मैं भी तो रो रहा हूँ, ये भी रो रहा है, तो ये मेरा कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, वो मेरे को कैसे हेल्प करेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको संभालना भी पड़ेगा, उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को समझना पड़ेगा कि वो कितना इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, उस प्रॉब्लम के ऊपर। अब
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरे साइड देखें तो मान के चलिए कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आप उनके साथ बात कर रहे हैं, मान के चलिए कोई ड्रग एडिक्टेड सेंटर में आपको भेज दिया है, डी एडिक्टेड सेंटर में, है ना। तो आपको डी एडिक्टेड सेंटर में क्या मिलेगा, सारे ड्रग लेते हुए लोग मिलेंगे, है ना। और वो उनसे जब आप सवाल पूछेंगे तो वो कैसे आपको रिप्लाई करेगा, आपको तो पता ही है कैसे करेगा। वो आपको डांट देगा, अरे मेरे बारे में क्यों बता रहे, पूछ रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। तो आपको डांट दिया तो आपको आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है। आपको भी वहाँ शांत रहना पड़ेगा। शांत रह के आराम से डील करो कि बाबू मैं तुम्हारे अच्छे के लिए आया हूँ, तो उसको रियलाइज होगा तब। तो वो हो गया आपका कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो ये कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए 7 जो हमारा प्रिंसिपल है, हम लोगों ने आज बिना कोई टेक्स्ट का, बिना ज़्यादा लिखे घिसे पिटे आपको ना घुमा के पूरा चीज़ बता दिया, और मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिला होगा। अब आप एक काम कीजिए, अब अपना अपना बुक निकालिए और एक बार पढ़ लीजिए और देखिए कहाँ पर आप अटक रहे हैं। जहाँ अटक रहे हैं बताइए हमें, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना। बैठे हम भी यहाँ सोशल वर्क। तो आपको भी थैंक यू सो मच। और देखिए बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, कैसा लगा, अच्छा बुरा सब लिखिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, अच्छा बुरा सब लिखिए। और आपके दोस्त बंधु जो भी हैं, जिनको भी लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, शेयर कर दो भाई, है ना। और तीसरा जो एक चीज़ है, हमारा एक फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बहुत सारे चीज़ डालते रहते हैं, जैसे कोई नोट्स हो गया, हम लोग पीपीटी भी डालते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं वो पीपीटी वहाँ डाल देते हैं। आपको अगर चाहिए तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। और साथ ही साथ हम कुछ जॉब पोस्ट, अच्छा जॉब पोस्ट, स्कॉलरशिप, इसके बारे में भी हम लोग डालते रहते हैं। मतलब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। जो हमारा फेसबुक वाला पेज है वहाँ मोस्टली हम लोग कोई इंटरव्यूज़ या कोई करंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, रील्स वील्स ये सारे चीज़ आता है। और साथ ही साथ पढ़ाई करने का भी टेक्स्ट वेक्स्ट चीज़ आ जाता है। तो आप फेसबुक या और व्हाट्सएप जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपका एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका पढ़ाई भी होता रहे। और क्या बोला मैंने, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, हमारे हर हफ्ता टॉपिक आ जाता है, तो आपका पढ़ाई एकदम मक्खन की तरह होता रहेगा। और हमें बताते रहिएगा कि कैसा लगा आपको। आज यहाँ ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।